हेलो क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने HTML CSS 01 के फाइल के बारे में। इस फाइल को हमने क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम समझेंगे कि कैसे हम इस HTML वाले पेज को क्रिएट कराएंगे। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट आपको प्रोवाइड करी है, एक वेब पेज है एक तरीके से, जिसमें आपको कई सारे सेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके बेसिस पे आप HTML के बेसिक टैग्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग पर या कोड पर जाने से पहले सबसे पहले हम अपने वेब पेज को समझते हैं कि उसमें क्या-क्या डिटेल हमने मेंशन करी है। तो उसको समझने के बाद लाइन बाय लाइन हम कोड को समझेंगे कि इस वेब पेज को क्रिएट कराने के लिए हमने किस तरह के कोड को टाइप किया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारे पास ये ऊपर हेडिंग है, ये नॉर्मल हम H1 टैग, H2 टैग इस तरह से टैग्स का यूज करके हेडिंग्स क्रिएट कराते हैं। बट यहाँ पर हेडिंग्स का कलर हमें चेंज होता दिख रहा है। तो जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है टेक्स्ट का वो ब्लैक होता है, और जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है टेक्स्ट का वो आपको व्हाइट दिखता है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट का कलर ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर CSS का यूज करके हमने इसके कलर को चेंज कर रखा है। इसके बाद नॉर्मल हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना एक नेविगेशन बार क्रिएट कराया है, और फिर HTML हेडिंग है। इसको हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के टैग्स को अच्छे से समझ सकें। पहला हमारा जो पार्ट है वो HTML हेडिंग्स को एक्सप्लेन करता है। इस पार्ट में हमने HTML हेडिंग्स के बारे में बताया, जैसे ये हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, 5, 4, 6, टोटल 6 हेडिंग होती हैं। HTML1 में जो H1 टैग होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग को डिफाइन करता है, और जो हमारा H6 टैग होता है वो सबसे छोटी हेडिंग को डिफाइन कर रहा होता है। इसके बाद हमारा पार्ट है एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। हम अपने वेब पेज में HTML के कुछ टैग का यूज करके बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है, तो बोल्ड करने के लिए या तो हम बी टैग का यूज करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। बी टैग हमारा पुराना हो गया है, जैसे बी टैग हो गया, और इटैलिक करने के लिए आई टैग हो गया। ये सारे टैग पुराने वर्जन के लिए बेटर थे, पर अब नए वर्जन में HTML5 में हम अपना स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए, और EM टैग एम्फेसाइज करने के लिए EM टैग का यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए। ओके, तो ये हमारे जो टैग हैं हमारे टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए यूज होते हैं कि हमारे वेब पेज पर ये टेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है। SEO के केस में हम इन टैग्स का यूज करते हैं वेब पेजेस में। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारे जो गूगल जैसे सर्च इंजन्स हैं वो जब पेजेस से इंफॉर्मेशन को लोड करते हैं, तो वहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके से जब हम उनको टैग देते हैं या किसी टैग के अंदर मेंशन करते हैं, तो उनके लिए उन टेक्स्ट को समझना और वहाँ से इंफॉर्मेशन को अप यूज़र के सामने प्रोवाइड करना वो इजी हो जाता है। तो अपने वेबसाइट को SEO ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए हम इस तरह के कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू जनरेटेड टैग्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज किया है। सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए SUB टैग का यूज होता है, और सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए SUP टैग का यूज होता है। ये हमारी लिस्ट वाली है। लिस्ट में हमारे पास दो ही टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग के अंदर सारी लिस्ट को लिखते हैं, और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग के अंदर अपनी सारी लिस्ट को मेंशन करते हैं। ओके, लिस्ट के बाद हमारा एक पार्ट है लिंक का। इन केस हम चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लिक हेयर या किसी तरह का टेक्स्ट लिखा होता है और वो लिंक के फॉर्मेट में आपको दिखता है
कि अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो एक प्रकार की आपको लिंक ओपन होकर के दिखती है, जैसे यहाँ पे google.com करके एक लिंक ओपन हुई है। तो कहीं ना कहीं इस टेक्स्ट के पीछे हमने कोई लिंक प्रोवाइड करी होगी। उस लिंक को प्रोवाइड करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं, ए टैग का यूज करते हैं और उसके साथ में एचरेफ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे कैसे गूगल के किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम कोई भी वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं और एंकर और एचरेफ क्या होता है उसको कोड में देखते हैं। इसके बाद हमारा एक सेक्शन है इमेजेस का। इमेजेस में क्या करेंगे, हम कैसे अपने वेब पेज पर इमेज को एम्बेड कराते हैं वो तरीका समझेंगे। उसके लिए हम img टैग का यूज करते हैं, उसके अंदर एक सोर्स देने के लिए, यानी इमेज हमारी कहाँ लोकेटेड है उसकी लोकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए src एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके अंदर एक ऑल्ट एट्रीब्यूट का भी यूज होता है जो एक तरह का डिस्क्रिप्शन देता है। वो डिस्क्रिप्शन तब लोड होता है जब हमारी इमेज किसी रीजन से लोड नहीं हो पाई या ओपन नहीं हो पा रही है वेब पेज पर, तब ये डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारा प्रिंट होकर के आता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल प्लेस होल्डर इमेज, ऑल्ट के अंदर हमने यही टेक्स्ट दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज ना होने के कारण यहाँ पर हमारा ये वाला टेक्स्ट प्रिंट होकर के आ रहा है एज अ ऑल्टरनेट टेक्स्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में है कि इमेज की जगह पर हमारा किस टाइप की इमेज रही होगी। इस चीज को ये डिफाइन करता है। यहाँ पर ऑनलाइन हमने एक प्लेस होल्डर वेबसाइट का यूज करके इमेज ली है, इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से वो इमेज अभी लोड नहीं हो पा रही है। इसके बाद हमारा टेबल वाला फॉर्मेट है। टेबल के अंदर जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी अगर आप टेबल क्रिएट कराना चाहते हो तो उसमें सबसे ऊपर तो आपका हेडिंग यानी कॉलम के नेम्स होते हैं। उसके बाद हमारे एक एक करके टपल्स हो सकते हैं या आप इनको रोज में डिफाइन कर सकते हो, एक अलग अलग रोज होती हैं। तो हम जो टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उस पूरे को टेबल टैग के अंदर रखते हैं। उसके बाद जो भी रोज हम डिफाइन करेंगे वो टी आर टैग का यूज करके क्रिएट कराएंगे और उसके अंदर जितने भी हम इस तरह के कॉलम मतलब एक एक जो डेटा सेल क्रिएट कराएंगे वो हमारे टीडी सेल का यूज करके मतलब टीडी टैग का यूज करके क्रिएट होंगे। तो टी आर टैग में जैसे ही हमें पहली रो क्रिएट करानी है तो सबसे पहले टेबल टैग ओपन करेंगे, फिर टी आर टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर टीडी टैग का यूज करते हुए एक एक करके हम डेटा सेल क्रिएट करा सकते हैं। बट यहाँ पर हमें जो पहली वाली रो है उसको कॉलम के नेम के फॉर्म में या हेड वाली रो हेडर वाली रो क्रिएट करानी है, तो यहाँ पर हम टीडी का यूज ना करके टीएच का यूज करेंगे। टीडी और टीएच ऑलमोस्ट सेम चीज है, सेम तरह से डेटा सेल क्रिएट कराते हैं, बट दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये बोल्ड कलर से डेटा सेल्स के डेटा दिख रहा है बट यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है टीएच और टीडी में। कोड में इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्म है। फॉर्म में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट कराई, इसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसके बाद हमारा एक नेम, ये जो नेम दिख रहा है ये आपका लेबल होता है और इसके बाद जो ये बॉक्स होता है ये एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स होता है। सेम तरीके से ये भी आपका एक लेबल है और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पर ये आपकी एक हेडिंग क्रिएट हुई है। हेडिंग के बाद जो रेड दिख रहा है ये आपका लेबल है और इसके आगे जो सर्कल दिख रहा है ये हमारा एक तरह का रेडियो बटन है। रेडियो बटन हमें ऑप्शंस देता है जब भी हमें यूजर से कुछ ऑप्शंस इनपुट कराने हैं कि ये 3 ऑप्शंस हैं या 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से यूजर केवल एक ही चूज करके उसको एंटर करेगा, तो वहां पर हम रेडियो बटन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन वो चूज करके सबमिट कर सकता है। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिख जाएगा जिसको हम इस तरह से टिक करवा सकते हैं यूजर से। तो जो सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर है ये भी हमारा एक तरह का लेबल है। इसके अलावा हमारा एक कंट्री नाम का लेबल है जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए यूज हो रहा है।
ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या करते हैं, हम एक कॉम्पैक्ट वे में बहुत बड़ी या कैसी भी लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें से यूजर एक ऑप्शन चूज करके उसको सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर हमें मैसेज नाम का लेबल दिख रहा है, इसके अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एक तरह का टेक्स्ट एरिया है। अब यहाँ पर भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं हमारे, वो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज करके क्रिएट करते हैं, एंड जो हमारे टेक्स्ट एरियाज होते हैं इनको हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करके क्रिएट कराते हैं। दोनों में डिफरेंस ये भी होता है, ये एक सिंगल लाइन में हमें डेटा इनपुट करवाता है, बट ये हमें इसके साइज को इंक्रीज करने का ऑप्शन देता है। इंक्रीज करने के लिए हम रोज और कॉलम्स का यूज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज हम इसमें इनपुट कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 4 रोज दिख जाएंगी और लगभग 40 कॉलम्स आपको दिख जाएंगे। जितने जीरो आपको दिख रहे हैं उतने ही कॉलम यहाँ पर आपने दिए हैं जब आप इस टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करा रहे थे। इसके बाद हमारा लास्ट में एक सबमिट बटन है। इस सबमिट बटन के क्लिक करते ही हमारा सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है डेटाबेस में। फिलहाल के लिए हमारा कोई डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, ना ही कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है कि फॉर्म को कैसे हमें डिज़ाइन करना है HTML और बेसिक से CSS वगैरह यूज़ करके। ये हमारे HTML पेज का बेसिक सा डिज़ाइन हो गया। इसके बाद लास्ट में हमने एक फुटर सेक्शन यूज़ किया है। इसमें हम अपने कुछ बेसिक सेक्शंस को, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया या कॉपीराइट हो गया या कुछ अदर टाइप के इंफॉर्मेशन को चाहें तो स्टोर करा सकते हैं। तो अगर हम पूरे पेज को ध्यान से देखें तो हमारा स्टार्टिंग का जो इतना पोर्शन है वो हमारा हेडर वाले सेक्शन का पार्ट है। लास्ट का जो पोर्शन है ये हमारा फुटर वाले सेक्शन का पार्ट है। इसके अलावा बाकी का जितना यहाँ से लेकर के बाकी जितना भी कंटेंट बच रहा है वो हमारा मेन वाले का पार्ट है। अब इसको हम एक बार कोड में ओपन करके देखते हैं कि कैसे ये हमारा शो होगा। इसको यहाँ पे राइट क्लिक करिए और ओपन विद कोड में चले जाइए, विजुअल स्टूडियो कोड। अपने VS कोड में ये हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, फिर लैंग्वेज इंग्लिश दी गई है, फिर हमने दिया है कि मेटा कैट सेट और व्यू। ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इसको लाने के लिए आपको बस सिंपली क्या करना होता है, अगर मैं इसको ओपन फोल्डर करके, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं HTML CSS1 इसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और हमारा जो ये इंडेक्स वाला है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने एक नया पेज बनाया, यहाँ पर आपको शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा एम्बेड एब्रिवेशन करके। इस पर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो ऑटोमेटिक लिख जाता है, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं अभी एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक ऑटोमेटिक कोड लिख कर के आ गया जो कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML को डिफाइन करता है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। नोटपैड में क्या था, आपको ये स्ट्रक्चर टाइप करना पड़ता है, बट VS कोड में बहुत आसानी से आप ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये डायरेक्ट बॉडी वाले सेक्शन में ले आएगा। बॉडी में आप अपना कोड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं। कैसे हमने बॉडी के अंदर स्टाइल टैग को ओपन किया और उस स्टाइल टैग के अंदर इस लाइन को देखते हुए आइए। देखिए स्टाइल टैग के अंदर हमने बहुत सारा कोड टाइप किया हुआ है। इस कोड को पहले समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग मेनली हमारा स्टार्ट होता है हेड के बाद, यानी जैसे सबसे पहले क्या होता है HTML, फिर उसके बाद हेड, हेड के अंदर कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन,
टाइटल हमारा, और जो अगर हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं तो स्टाइल टैग भी इसी के अंदर हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल टैग हमने मेंशन किया है। इसके बाद हमारा हेड क्लोज हो गया और बॉडी वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हमने कुछ कमेंट्स दिए हैं, जैसे ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है वो कमेंट वाला है। HTML की कमेंट्स हम इस तरह से टाइप करते हैं। इसके अलावा जो CSS की कमेंट होती है वो कुछ इस तरह से टाइप होती है, स्लैश और स्टार एस्ट्रिक का यूज करके। तो सबसे पहले हमने जो बॉडी टैग था, हम किसी भी टैग को सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट उस टैग का नाम लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि CSS जो है वो मेनली सिलेक्टर्स पर वर्क करता है। तो अगर हम किसी डायरेक्ट टैग का नाम दे करके उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, तो वो टैग हम जहां पर भी यूज करेंगे वो इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ में आएगा। मीन्स अगर हमने बॉडी टैग यहाँ पर ओपन किया और इसके अंदर जितना भी कंटेंट हमने टाइप किया है वो सारी चीजों पर हमारा ये सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉन्ट फैमिली दी है, एरियल sans serif। लाइन हाइट हमने 1.6 दे दी, मार्जिन मैक्स विद, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ऑटो कर दी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने इस पर डिफाइन करी है। ये पूरा हमारा CSS का पार्ट है। तो फॉन्ट फैमिली क्या होता है, मान लीजिए जब आप वेब पेज को किसी दूसरे यूजर को देंगे या होस्ट कराएंगे, कैसे भी करके यूजर उसको जब लोड करेगा तो वो जो कंटेंट लोड होगा वो किसी न किसी फॉन्ट टाइप में लोड होगा। तो वो फॉन्ट का जो टाइप है, लिखने का जो तरीका उसका लिख करके आएंगे अल्फ़ाबेट्स, वो ही हमारा फॉन्ट फैमिली होती है। तो यहाँ पर हम जो अपनी डिज़ायर्ड फॉन्ट फैमिली है जिसमें हम यूज़र को अपने वेबसाइट को प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ताकि जब भी वो उस वेबसाइट को रन कराए तो प्रायोरिटी बेस्ड पे वो इसी फॉन्ट फैमिली में ओपन हो। जो भी हम फॉन्ट फैमिली देंगे वो उसी फॉन्ट फैमिली में उसका पेज लोड होगा। बट इन केस अगर उसके पास वो फॉन्ट फैमिली नहीं है तो हमारे पास 2 3 4 कुछ ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें हम उसके पेज को लोड करा सकें। तो यहाँ पर बेसिक कुछ हमने फॉन्ट दे रखे हैं, एरियल हो गया, सैंस सेरिफ हो गया। इस तरह के फॉन्ट्स में हम उसके कोड को या जो भी उसका आउटपुट होता है उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लाइन हाइट हो गया, दो लाइंस के बीच की जो हाइट होगी उसको डिफाइन करेगा। मार्जिन हमारा होता है कोई भी कंटेंट अगर हम लिखते हैं तो वो बॉक्स मॉडल को फॉलो करता है। तो जो बॉक्स मॉडल होता है उसमें कई सारी चीजें होती हैं। जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है कंटेंट। जैसे मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, अगर मैं राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पे जाऊं, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स मॉडल दिख रहा होगा। तो सबसे बीच वाला जो पार्ट है वो हमारा कंटेंट होता है, ये वाला पार्ट हमारा पैडिंग होता है, फिर उसके बाहर का पार्ट हमारा बॉर्डर होता है, और जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो हमारा मार्जिन का पार्ट होता है। अगर हम यहाँ पर आकर के किसी पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने स्टाइल के बाहर आए और हमने ये हेडिंग को सेलेक्ट किया, या किसी नेविगेशन बार को सेलेक्ट करते हैं, हेडर पोर्शन में हमने सबसे ऊपर वाली हेडिंग को सेलेक्ट किया। तो जो सबसे ऊपर वाली हेडिंग है, जब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। उन ऑप्शंस में आपको कुछ लाइनिंग दिख रही होंगी। जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो हमारा मेन कंटेंट है, और ऊपर और नीचे जो अदर कलर दिख रहा है वो हमारा मार्जिन का पोर्शन है। तो इस तरह से हमने इसमें अपना कंटेंट दिया है और मार्जिन दे रखी है, जिस वजह से इसमें ये वाले कलर्स आपको दिख रहे हैं। जहाँ पर हमने पैडिंग दी होगी वहाँ पैडिंग भी दिखेगी। कुल मिला के इस बॉक्स मॉडल से आप समझ सकते हो कि सबसे आउटर पार्ट हमारा कंटेंट होता है, उसके बाद हमारी पैडिंग होती है, उसके बाद हमारा बॉर्डर होता है, और उसके बाद का पार्ट हमारा मार्जिन होता है। ठीक है,
जो चीज़ें हम जिस कंटेंट पे अप्लाई करेंगे वो हमें शो हो रहा होगा। बॉक्स मॉडल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जितने भी हमारे कंटेंट होते हैं उन सब पर बॉक्स मॉडल अप्लाई होता है। कोई भी टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो या कोई टेबल हो, हर उसमें क्या होता है आपका कंटेंट होगा। फिर उस पर आप पैडिंग दे सकते हो। कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी पैडिंग होती है। और उसके बाद हमारा बॉर्डर होता है। बॉर्डर आप कितने भी पिक्सल का, कितना भी थिक या बहुत कम थिक भी कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट का जो होता है, मतलब पेज से बॉर्डर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी मार्जिन कही जाती है। तो बॉक्स मॉडल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। आ जाते हैं अपने कोड पर। तो यहाँ पर हमने बॉडी के ऊपर कुछ चीजें अप्लाई कर दी। H1 में हमने प्रॉपर्टी दे दी कलर डार्क ब्लू। देखो, एक कलर होता है बैकग्राउंड कलर देना, एक होता है हमारा नॉर्मल टेक्स्ट का कलर देना। तो टेक्स्ट का कलर देने के लिए हम नॉर्मल कलर एट्रीब्यूट या कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने CSS की कलर प्रॉपर्टी यूज करी है टेक्स्ट का कलर देने के लिए। तो H1 में टेक्स्ट का कलर है डार्क ब्लू और H2 में टेक्स्ट का कलर है ब्लू। तो अगर हम कोड में देखें तो यहाँ पर जो H1 है, H1 यानी ये सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट है हमारा, ये इसका कलर आ रहा है डार्क ब्लू। और जो हमारा H2 है, ये जो जितने भी टेक्स्ट कलर हैं यहाँ पर भी H2 है। ये सारी जो हेडिंग्स हैं ये सभी H2 में लिखी हुई हैं। इन सब का कलर नॉर्मल ब्लू आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने टेबल, TH और TD, ये तीन तरह के हमारे जो टेबल क्रिएट कराने में यूज हुए हैं टैग। उन टैग पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं। जैसे हमने बॉर्डर उनका क्या कर दिया है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर होगा। और बॉर्डर कोलैप्स को हमने कोलैप्स कर दिया। बॉर्डर कोलैप्स को समझने के लिए सबसे पहले हम बॉर्डर कोलैप्स को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर कोलैप्स वाला पोर्शन हटा दिया, इसको सेव करा दिया। अब अगर हम अपनी टेबल को देखेंगे तो हमें हमारी नॉर्मल टेबल ऐसे दिख रही है। इसको अगर हम रिफ्रेश कराएं तो हमारी टेबल कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर हम बॉर्डर कोलैप्स यूज नहीं करते हैं तो हमारी हर टेबल का डेटा सेल अलग से क्रिएट होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से हमें दो दो लाइन मिल जाएंगी, बाहर से भी एक लाइन, अंदर से भी एक लाइन। तो वो एक प्रॉपर टेबल का फॉर्मेट नहीं होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स का यूज किया हुआ है। यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स करके सेव करा देंगे। अब जा करके अपने कंटेंट, अपने आउटपुट को देखेंगे, रिफ्रेश कराएंगे तो ये इस तरह से हमारी जो लाइनिंग होती है वो कोलैप्स होके एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। कोड पर आते हैं। यहाँ पर हमने टेबल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। ब्लैक कलर दिया है, 1 पिक्सल की लाइनिंग दी है। अगर हम 1 पिक्सल को हटा करके 5 पिक्सल करके सेव करा दें तब भी हम इसको चेक कर सकते हैं, आउटपुट हमारा चेंज होकर के 5 पिक्सल की लाइन बॉर्डर वाली क्रिएट हो जाएगी। इसको सही कर देते हैं, 1 पिक्सल कर दिया। उसके बाद नैव टैग, जो हमने यहाँ पर नेविगेशन बनाया, नेविगेशन के बारे में एक फैक्ट और आप देख लीजिए कि नेविगेशन बार वर्क कैसे करता है। जैसे हमारा ये पेज है, इसमें कई सारे सेक्शन हैं। जैसे एक सेक्शन हमारा है HTML हेडिंग वाला, फिर एक हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का सेक्शन दिया है, फिर लिस्ट के लिए एक अदर सेक्शन है, देन लिंक्स के लिए इमेज, टेबल, फॉर्म्स। इस तरह से हमने कई सारे सेक्शन में एक पेज को डिवाइड कर रखा है। अगर हम चाहें कि हेडिंग पर हमें जाना है तो हम हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। हम चाहते हैं डायरेक्ट लिंक पे चले जाएं तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कर्सर इस प्लेस पर आ जा रहा है, लिंक से जस्ट पहले। और अगर हम इमेजेस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट डायरेक्ट इमेज से पहले आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को या अपने कर्सर को डायरेक्टली मूव करा सकते हैं अपने पेज के किसी भी सेक्शन में। इसी के लिए हम यहाँ पे नेविगेशन बार का यूज कर रहे हैं। कोड में देखेंगे
तो नैव के ऊपर सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर सिंपली चेंज कर दिया गया है, लाइट कलर में हल्का सा शेड ले लिया गया है, पैडिंग 10 पिक्सल है और मार्जिन बॉटम की, केवल बॉटम की मार्जिन 20 पिक्सल है। मार्जिन क्या होता है, जैसे आपने बॉक्स मॉडल देखा था, तो मार्जिन हमारी 4 टाइप की होती हैं। तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। इसी तरह से हमारी पैडिंग भी 4 टाइप की होती है, बॉर्डर भी 4 टाइप के होते हैं और कंटेंट हमारा सिंपली वो 4 टाइप का नहीं होता है, बट बाकी सारी चीज़ें हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। हम चाहें तो लेफ्ट बॉर्डर ला सकते हैं, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डर या पैडिंग या मार्जिन हम अपने हिसाब से लेफ्ट, राइट, अप, बॉटम, टॉप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेविगेशन बार, जिसमें कई सारे हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन सब पे कुछ ना कुछ लिंक लगी हुई है। लिंक कैसे, अभी देखते हैं। यहाँ पे फॉर्म वाला है, फॉर्म नाम का एक टैग है जिसके ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टी सीएसएस की अप्लाई करी है। जैसे बॉर्डर 1 पिक्सल का हो जाएगा सॉलिड, इस कलर का बॉर्डर आएगा, पैडिंग 15 पिक्सल की होगी, मार्जिन 20 पिक्सल की होगी। अब अगर हम यहाँ पर आए और फॉर्म वाले सेक्शन में जाएं, तो फॉर्म में आपको दिख रहा होगा साइड से एक बॉर्डर दिख रहा है। ये जो बॉर्डर है, इसके क्रिएट होने का रीज़न यही है कि हमने जो फॉर्म टैग के ऊपर जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं, तो फॉर्म टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो इस तरह से बॉर्डर वाले बॉक्स के अंदर क्रिएट होंगी, जिसकी मार्जिन 50, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल होगी और पैडिंग इसकी 15 पिक्सल। पैडिंग का मतलब कंटेंट के चारों तरफ बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 15 पिक्सल की होगी। ठीक, तो फॉर्म पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। इसके बाद बॉडी के अंदर मेन हम अब अपना HTML का कोड देखना स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले तो आपको ये कमेंट वाला सेक्शन मिल जाएगा। ये कोड में कोई काम नहीं करता है, आउटपुट में आपको नहीं दिखता है, बट कोड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, इसके पार्ट्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट का यूज़ ऑफिशियली करते हैं। कमेंट के यूज़ से क्या होता है, बहुत बड़ा सा अगर जब हम कोड लिखते हैं तो हमें भी समझने में इजी होता है कि हमने किस रीज़न से कहाँ पर क्या कोड लिखा था और कौन से सेक्शन में कौन तरीके का कोड लिखा हुआ है। और इसी तरह से प्रोफेशनली जब कोई दूसरा कोडर, कोई दूसरा पर्सन इस कोड को यूज़ करता है, रीड करता है, तो उसे भी चीज़ें समझ में आती हैं किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी हुई है। तो कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर हम यहाँ पर देखिए हमने हेडर सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया है। हेडर सेक्शन के हमने इसके अंदर हेडिंग को रखा हुआ है और अपने एक छोटे से पैराग्राफ को रखा हुआ है। इसके बाद अपना जो नेविगेशन बार है उसको हमने पूरा हेडर सेक्शन में रखा हुआ है। नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए हम nav टैग का यूज़ कर रहे हैं। nav टैग के अंदर हम एंकर टैग का यूज़ करते हुए href एट्रीब्यूट में एक आईडी दे रखी है। अब ये आईडी का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि इस आईडी के बेसिस पे हम उस प्लेस पर पहुंच सकें जहां से हमारा हेडिंग स्टार्ट हो रही है, या लिस्ट स्टार्ट हो रही है, या इमेज स्टार्ट हो रही है, या टेबल या फॉर्म, कोई भी सेक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पर डायरेक्टली कर्सर लेके जाने के लिए ही हम इस आईडी वाले पार्ट को यूज कर रहे हैं। इस सेम आईडी को अगर हम किसी सेक्शन में लिख देंगे, तो जब भी हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से लिंक की तरह काम करेगा। जैसे ही इस सेक्शन पर या इस टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, तो ये हमें डायरेक्टली पहुंचा देगा उस सेक्शन में जहां पर हमने आईडी हेडिंग्स यूज करी होगी। ठीक है, तो ये सेम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एज इट इज हम यहाँ पर अगर यूज कर लेंगे हेडिंग्स में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करने पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हेडिंग्स एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक तरह की लिंक है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं
तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर, इससे जस्ट पहले इस पर क्लिक करने पर ये कर्सर हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इस तरह से हम अपने सेम पेज पर सीमलेसली अगर मूव करना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखिए, मान लीजिए अगर आपने कभी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया, आपके पोर्टफोलियो में एक ही पेज में आपने कई सेक्शन क्रिएट कराएंगे। आप एक साइड में अपनी क्वालिफिकेशन देंगे, एक साइड आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन दोगे, अपने बारे में कुछ बताओगे, अपने प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करोगे। तो जो चीज़ें भी आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन करेंगे, उसके लिए आप एक ऊपर नेविगेशन बार क्रिएट कराएंगे, जिससे जो भी उसको रीड करना चाहता है वो डायरेक्टली किसी भी सेक्शन में बहुत आराम से जस्ट वन क्लिक में पहुंच सके। मान लीजिए उसको आपके डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स देखने हैं, तो उसको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन बार में उसको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट्स वाला, वो उस पर क्लिक करके उस डायरेक्ट प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में पहुंच सकता है। तो इसका ये मेन यूज होता है नेविगेशन बार का। तो इस तरह से आप नेविगेशन बार क्रिएट करा सकते हो। फिर यहाँ पर हमने हेडर वाला सेक्शन क्लोज कर दिया, मेन वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन वाला सेक्शन में हमने देखो यहाँ पर सेक्शन आईडी हेडिंग दी है, ताकि हम इस हेडिंग को यहाँ से इस टेक्स्ट के लिंक करा सकें। इसके बाद हमने HTML हेडिंग दे दी, अपना एक बेसिक सा पैराग्राफ दे दिया। फिर उसके बाद H1 से लेके H6 हेडिंग्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि कौन सी हेडिंग का साइज हमारा कैसा होता है। इसके बाद हमने क्या किया, दूसरी सेक्शन आईडी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर हमारा एक पार्ट ओवर हो गया, एक सेक्शन हमने ओपन करके क्लोज करा दिया। यहाँ पर हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट आईडी, सेक्शन की आईडी हमने टेक्स्ट दे दी, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हमने बता दिया। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर दिया, यहाँ पर EM टैग का यूज कर दिया, देन यहाँ पर मार्क टैग का यूज करके हाईलाइट कर दिया, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इस तरह से कई सारे टैग हमने यूज करे और यहाँ पर उन टैग के बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया लिस्ट का। यहाँ पर हमने लिस्ट वाली आईडी दे दी, और इस लिस्ट को हमने यहाँ पर एक आईडी के फॉर्मेट में मेंशन कर दिया। यहाँ पर लिस्ट में जैसे ही लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट हमें लेकर के इस सेक्शन में यहाँ पर ले आएगा। यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी H2, पैराग्राफ दे दिया नंबर्ड और बुलेट वाली लिस्ट का। अब यहाँ पर समझिए, जो अनऑर्डर लिस्ट होती हैं और जो ऑर्डर लिस्ट होती हैं, दोनों में एक पार्ट सेम होता है बीच का। जैसे यहाँ पर भी LI टैग के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटम रखे गए हैं, यहाँ पर भी LI टैग के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटम रखे गए हैं। बट जब हमें एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करानी होती है तो हम UL टैग का यूज करते हैं, और जब हमें एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करानी होती है जहाँ पे नंबरिंग मैटर करती है, वहां पर हम OL टैग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आउटपुट में आप देखोगे, ये हमारे जो अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें नंबरिंग से सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। बट जो ऑर्डर लिस्ट होगी उसमें सीक्वेंस से मतलब होगा, यानी ये 1 2 3 के फॉर्मेट में आएगा। इस 1 2 3 के फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हो, रोमन नंबर ABCD तरीके से भी ला सकते हो। इसी तरह बुलेट्स को आप सर्किल और स्क्वायर और भी कई सारे शेप में चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट ही रखा है चीज़ों को। तो बाय डिफॉल्ट हमारे इस तरह से बुलेट्स क्रिएट होंगे, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा 1 2 3 नंबर्स क्रिएट होंगे। कोड में देख लीजिए आप, UL टैग में अगर रखोगे तो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट होती है, उसी को आप डायरेक्ट OL टैग में चेंज कर देते हो तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाती है। याद करना भी इजी है, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट आते हैं लिंक पर। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, एंड LT और एंड GT। मान लीजिए अगर हम अपने HTML के पेज में कोई टैग लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आपके समझने के लिए एक BR टैग होता है जो लाइन ब्रेक करने का काम करता है।
तो अगर हम अपने पेज में कहीं पर भी br टैग लिखेंगे तो हमारे HTML को पेज को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर हमें लाइन ब्रेक करने के लिए बोला गया है, तो हम डायरेक्ट br टैग को यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एंड lt और एंड gt जैसे सिंबल का यूज करेंगे। इसको लिखते ही इसका जो हमें आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो एंड lt ने क्या क्रिएट कराया, लेस देन का सिंबल, और एंड gt ने ग्रेटर देन का सिंबल। तो दो सिंबल्स के बीच में हमने a लिख दिया, तो इस तरह से हमें a टैग मिल गया। तो a टैग डायरेक्टली लिखने की जगह पर हम इस तरह से उसको प्रिंट करा सकते हैं, ताकि हमारे HTML पेज को कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई टैग का जो मतलब है वो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कराया जा सकता है। और भी बहुत सिंबल होते हैं जो इस तरह से यूज होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक एंकर टैग का यूज करके लिंक क्रिएट कराई है। ये हमारा टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम लिंक क्रिएट कराना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको एंकर टैग के बीच में रखा है। एंकर टैग ओपन, एंकर टैग एंड। तो यहाँ पर हमने एंकर टैग के बाद एक एट्रीब्यूट यूज किया है, href एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमने एक URL प्रोवाइड कराई है, https://www.google.com। इस URL के देने का रीजन यही है ताकि हम इस टेक्स्ट पर जब भी क्लिक करें तो ये हमारा यही सेम URL ओपन होकर के दे। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इमेज वाले पोर्शन पे। इमेज क्रिएट कराने के लिए हमने यहाँ पर img टैग का यूज किया है, उसके अंदर src एट्रीब्यूट का यूज किया है। src एट्रीब्यूट हमारे सोर्स को कंटेन करता है। वो सोर्स आपका कोई ऑनलाइन वेबसाइट से भी इमेज का लिंक भी हो सकता है, इवन आपके डायरेक्ट लोकल होस्ट में जो इमेज है उसका नाम भी हो सकता है, या उसका पाथ, उसकी लोकेशन भी हो सकती है। आप चाहे तो यहाँ पर इमेज का डायरेक्ट नाम डाल दीजिए, example.jpg या logo.png। इस तरह से इमेज का नाम डाल दीजिए आप, और यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे दीजिए जो कि तब प्रिंट होगा जब हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती है। ओके, तो जब आप ऑनलाइन इमेज के लिंक का यूज करेंगे, किसी और वेब पेज की इमेज का लिंक यूज करेंगे, तब आपके सिस्टम में इंटरनेट लॉगिन होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके लोकल सिस्टम से आप इमेज यूज कर रहे हैं तो वही लोकल इमेज जो होगी वो सेम प्लेस पर होनी चाहिए जो पाथ हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप नाम लिख करके इमेज को एक्सेस कर सकें, उसके लिए आपका जो ये वाली फाइल है HTML CSS, या अगर आपने इंडेक्स नाम से बनाई है तो इंडेक्स वाली फाइल, जिस भी नाम से आपने फाइल बनाई है वो HTML वाली फाइल और आपकी इमेज वाली फाइल वो दोनों सेम लोकेशन पर होनी चाहिए। अगर सेम लोकेशन पर है तो आप डायरेक्ट नाम लिख करके भी इमेज को यूज कर सकते हैं, उसको एम्बेड करा सकते हैं अपने पेज में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेबल। देखिए, टेबल क्रिएट कराने के लिए सबसे पहले टेबल टैग, फिर टीआर टैग। अब टीआर टैग के अंदर हमने टीएच टैग का यूज किया है। टीएच हमारा टेबल के हेडर सेल को क्रिएट कराने का काम करता है, और जो टीडी होता है वो हमारे डेटा सेल को क्रिएट कराने का काम करता है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो टीएच यूज करते हैं तो हमारा एलिमेंट जो है बोल्ड होकर के आता है टेक्स्ट इसमें, बट अगर टीडी यूज करते हैं तो एक नॉर्मल सा टेक्स्ट वो प्रिंट होकर के आता है। जैसे कि आप आउटपुट में देखोगे टेबल के, टीएच यूज करने पे बोल्ड आया है और टीडी यूज करने पर हमारे जो भी डेटा सेल हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट में आए हैं। फिर यहाँ पर देखिए, दूसरी रो क्रिएट कराने के लिए हमने फिर से टीआर ओपन किया और टीडी से अपनी डेटा सेल्स क्रिएट कराई। इस तरह से आप कितनी भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्रिएट करा सकते हो। यहाँ लास्ट में हम टेबल टैग को क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टेबल वाला सेक्शन भी हमारा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर टेबल वाला सेक्शन भी हमने क्लोज कर दिया है लास्ट में। इसके बाद हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है id इज इक्वल टू फॉर्म्स।
मीन्स हमने फॉर्म वाला सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया है, लिंक कराने के लिए फॉर्म आईडी का यूज़ किया है। फॉर्म क्रिएट कराने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। इस फॉर्म टैग के अंदर हमने बहुत सारे लेबल और इनपुट टाइप ले रखे हैं। लेबल में जो फॉर इज इक्वल टू नेम लिखने का रीज़न होता है वो ये होता है ताकि हम इन दोनों को आपस में लिंक करा सकें। जैसे अगर हम आउटपुट में आए, क्या अगर हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में हम आ सकते हैं। बट क्या अगर हम नेम पर क्लिक करें, यानी इस लेबल पर अगर हम क्लिक करें, तो क्या हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ सकते हैं? देखिए चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर नेम पर क्लिक कर रहे हैं तब भी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि हमने इस लेबल को इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में लिंक करा रखा है। लिंक कराने के लिए हम एक आईडी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक आईडी एट्रीब्यूट में लिखा है नेम, यहाँ पर हमने फॉर एट्रीब्यूट में लिखा है नेम। सेम टेक्स्ट जो यहाँ लिखा है वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस तरह से हम अपने लेबल और इनपुट टाइप को यानी टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया होता है वो हमारा कुछ ऐसी चीज को डिफाइन कर रहा होता है जो कि हमारे टेक्स्ट के फॉर्मेट को दिखाता है। मीन्स हमारा जो इनपुट टाइप है वो किस टाइप का है, कि टेक्स्ट में लेना चाहते हैं, हम ईमेल इनपुट कराना चाहते हैं या पासवर्ड इनपुट कराना चाहते हैं। तो इनपुट का जो टाइप है उसके बेसिस पे हम इनपुट टाइप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो नेम के अंदर जो वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए अभी आगे चल के हम अपने डेटाबेस को भी अपने फॉर्म के साथ में कनेक्ट कराएंगे, तब हमें डेटाबेस में एक टेबल और उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होंगे। उन एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते वक्त हम उनका नाम इसी तरह से रखते हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो नेम है ये एक तरह से वेरिएबल का नेम है जो हम अपनी टेबल में क्रिएट कराते हैं। और जब हम इन दोनों को आपस में लिंक कराएंगे तो यूजर इसमें जो भी डेटा इनपुट करेगा वो डेटा जा करके टेबल में सेव हो जाएगा और उस टेबल में हमारा जो वेरिएबल का नाम होगा वो इस प्लेस पर जो भी लिखा होगा वही नाम हो जाएगा। उस तरह से जैसे यहाँ पर वेरिएबल का नेम ईमेल है, यहाँ वेरिएबल का नेम कलर है, और आगे आते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, यहाँ वेरिएबल का नेम सब्सक्राइब है, यहाँ पर वेरिएबल का नेम कंट्री है। इन सब वेरिएबल्स के अंदर ही इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अभी मैं वेरिएबल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक तरह का स्टोरेज है जहाँ पर आप वैल्यू को स्टोर करोगे। हालांकि एक तरह से आपका एलिमेंट या एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जो भी टेबल में डेटा स्टोर होता है तो वो उन एट्रीब्यूट्स के अंदर स्टोर हो रहा है, कॉलम नेम्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है जो आप यूजर से इनपुट के फॉर्म में डेटा लेते हो। तो ये आपका समझ में आ रहा होगा। ये आप ऐसे लेबल क्रिएट कराओगे, फिर इनपुट टाइप दे करके अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कराओगे। इसमें आईडी आप यूज कर रहे हो ताकि आप फॉर के साथ इसको लिंक करा सको। नेम आपका एक वेरिएबल होता है, टाइप आप समझ ही गए। यही सेम तरीके से हर जगह पे हमें यूज करना है। यहाँ पर एक वैल्यू आपको बढ़ती दिख रही होगी, वैल्यू इज इक्वल टू रेड। एक्चुअली जब यहाँ पर हम डेटा इनपुट कराते हैं तो यूजर टाइप करके अपना कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर यूजर कुछ ना कुछ टाइप करके डेटा दे देगा, बट यहाँ पर यूजर कुछ भी टाइप नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो हम डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कराएंगे वो हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसको खुद से क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर रेडियो बटन्स में वैल्यूज भी खुद ही देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी रेड, मीन्स अगर रेड आईडी वाला बटन अगर कोई सेलेक्ट करेगा तो वहाँ पे वैल्यू रेड होगी। ब्लू को सेलेक्ट करेगा तो ब्लू हो जाएगी, ग्रीन को सेलेक्ट करेगा तो वैल्यू ग्रीन जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इन केसेस में हमें वैल्यू खुद से प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पर जैसे अगर वो सब्सक्राइब वाले को चेक कर देगा तो यहाँ पर वैल्यू
यस स्टोर हो जाएगी जा करके। इसके अलावा हमारा ये एक है ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर हमने एक लेबल क्रिएट कराया है, फॉर और आईडी से दोनों को कनेक्ट कराया है, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू कंट्री, नेम मतलब वेरिएबल। कुछ जगह पर हमें ज़्यादा वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, मान लीजिए चेक बॉक्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज करने के ऑप्शन देने। मान लीजिए अगर आपने कोई क्वेश्चन दिया जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी 1, 2, 3, 4 कितने भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उस केस में आपके पास 4 वेरिएबल होने चाहिए जिसके अंदर आप डेटा को सेव करा सको। जैसे आप मूवी नेम ले रहे हो, 4 फेवरेट मूवी हैं, लिस्ट हैं, उसमें से कोई भी 1, 2, 3 या 4, चारों भी कोई सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर कोई चारों सेलेक्ट करता है तो मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, मूवी 4 ऐसे करके उसके पास 4 वेरिएबल होने चाहिए ताकि वो उस डेटा को अच्छे से स्टोर कर सके। तो चेक बॉक्स में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी क्रिएट करा सकते हैं ताकि उनको एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज करने का मौका दे सकें। ओके, तो चेक बॉक्स को वहां पर भी यूज कर सकते हैं। पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम केवल एक ही डेटा स्टोर करते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, योगा, इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं, बट डेटा हमारा इन तीनों में से कोई एक ही स्टोर होगा। तो इस केस में हमें वेरिएबल की ज़रूरत भी केवल एक ही है, एक ही वेरिएबल चाहिए। यहाँ पर हमने वैल्यू खुद से दे रखी है क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे यूज़र टाइप करके वैल्यू नहीं दे सकता है, इसलिए हमने वैल्यू दी है, जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, इनमें से कोई भी एक वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा और इन्हीं वैल्यू को हम सेव कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख लिया है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखने का रीज़न यही है कि वैल्यू जो हम स्टोर कराएंगे वो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करा सकते हैं, छोटा बड़ा बड़ा किसी तरह का भी डेटा सेव करा सकते हैं, बट जो यूज़र को हम इंफॉर्मेशन के लिए डेटा देंगे सिलेक्शन के लिए, उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए भी हमने यहाँ पर लेबल क्रिएट कराया है, देन उसके बाद टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ किया है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम इनपुट टाइप लिख करके टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट टाइप ईमेल या इनपुट टाइप पासवर्ड इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, बट जब हमें टेक्स्ट एरिया यानी बड़ा टेक्स्ट एरिया क्रिएट कराना होता है जस्ट लाइक हमारे मैसेज वाले की तरह, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया आईडी मैसेज, आईडी और मैसेज, आईडी में फॉर वाली आईडी यूज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कराएंगे। नेम एक तरह से वेरिएबल का नेम मान लीजिए इसको। रोज में हमने 4 रोज दे दी और कॉलम हमने 40 दे दिए। 4 रोज और कॉलम दे करके हम अपने टेक्स्ट बॉक्स के साइज को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी बताया था कि हमने 4 रोज दे रखी हैं और टोटल 40 कॉलम्स दे रखे हैं, जिसकी वजह से इसका साइज इतना बड़ा क्रिएट होकर के आ रहा है। तो इस तरह से आप साइज इसके छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक सबमिट बटन है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू सबमिट। वैल्यू के अंदर यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो चीज़ें हमारी बटन के ऊपर प्रिंट होकर के आ रही होगी। जैसे यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है तो सबमिट प्रिंट होकर के आ रहा है। अगर यहाँ पर हम कुछ और लिख दें, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक, तो हमारे आउटपुट में क्लिक क्लिक करके आएगा। इसको रिफ्रेश करा दें तो यहाँ पर क्लिक क्लिक के आएगा, आउटपुट हमारा वैल्यू के हिसाब से चेंज हो जाएगा। कॉलम में अगर हम इसको 100 कर दें, सेव करा दें, तो नंबर ऑफ रोज तो हमारी 4 रहेंगी, बट कॉलम्स ये यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक चले जाएंगे। देखिए यहाँ से कॉलम यहाँ तक इंक्रीज हो गया, तो कॉलम की वजह से हमारे टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी इंक्रीज हो गया। तो रोज और कॉलम से हम टेक्स्ट बॉक्स का साइज डिफाइन कर सकते हैं जब हम टेक्स्ट एरिया यूज कर रहे होते हैं। तो इसके बाद फॉर्म वाला सेक्शन हमारा क्लोज हो गया, तो फॉर्म को हमने बंद कर दिया। फॉर्म पे हमने CSS में कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करी थी जिसकी वजह से हमारा
फॉर्म कुछ इस तरह से एक बॉक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, बॉक्स के अंदर आने का रीज़न यही है क्योंकि हमने उस पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, उसका बॉर्डर दिया था और 1 पिक्सल्स का बॉर्डर था, उसका कुछ कलर दिया था हमने। अगर आप यहाँ पे देखो तो फॉर्म के ऊपर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कलर दिया है, पैडिंग 15 पिक्सल के दिए और मार्जिन टॉप हमने 20 पिक्सल दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऊपर से मार्जिन दिख रही है, लेफ्ट और राइट से हमें पैडिंग दिख रही है। इसके बाद लास्ट में हमारा ये फुटर वाला सेक्शन है। फुटर वाले सेक्शन को हमने सिंपली डिफाइन किया है फुटर टैग के अंदर। यहाँ पर फुटर टैग है और उसके अंदर हमने पैराग्राफ 2 क्रिएट कराए हैं और नॉर्मल टेक्स्ट उसके अंदर लिख दिया है। लास्ट में हमने बॉडी टैग क्लोज कर दिया, फिर एचटीएमएल टैग क्लोज करा दिया। यहाँ पे हमारा ओवर हो गया। अब इस पूरे पेज को आप देखेंगे तो ये पूरा 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर हमारा हेडर वाला पोर्शन है, उसके बाद हमारा मेन वाला पोर्शन है। ये पूरा जो कंटेंट है लगभग मेन के अंदर आता है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में फुटर वाला पोर्शन है। तो 3 पार्ट में लिखने का रीज़न यही होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कराते हो जिसमें आप चाहते हो कि हेडर वाला पोर्शन, ये जो हेडर वाला पोर्शन यानी ऊपर का इतना पोर्शन, और जो सबसे लास्ट का फुटर वाला पोर्शन, इसमें तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, कई पेजेस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसको आप एकदम अलग ही रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके जितने भी पेजेस की वेबसाइट क्रिएट हो उन पर केवल मेन वाला कंटेंट चेंज होता रहे। ये जो मेन कंटेंट है ये चेंज होता रहे, बाकी हेडर का पोर्शन और फुटर का पोर्शन वो हमेशा सेम तरीके से प्रेजेंट रहे। तो उसके लिए आप हेडर और फुटर में उसको डिवाइड करके ईजिली ये काम कर सकते हो। चाहो तो कॉपी पेस्ट करके या इंडेक्सिंग करके, लिस्ट करके, कनेक्ट करके उसको किसी तरीके से आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो कि आपका जो मेन वाला पेज हो केवल वो चेंज हो, हेडर और फुटर आपके पेज पर परमानेंटली बना रहे। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पेज ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे और भी ज़्यादा थोड़ा एडवांस पेज समझ रहे होंगे जिसमें हमने बेसिक HTML CSS ही लिखी है, बट उसमें थोड़ा सा CSS का पार्ट बढ़ गया है। CSS भी हम समझेंगे, उसमें कई तरह के हमने सेलेक्टर्स यूज़ करे होंगे CSS के, जिनके बेसिस पे हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन करी होंगी। पेज हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, बस उसमें कंटेंट हमारा थोड़ा चेंज होने वाला है। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। हमारा जो HTML CSS 02 वाला पार्ट है, इसमें हम इस तरह से एक पेज को डिफाइन करने वाले हैं। देखिए पेज हमें कैसे क्रिएट कराना है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच टू सी।